एक लड़की अपनी पूरी ताकत से चीख रही थी क्योंकि उसके सामने कई डरावने मॉन्स्टर्स आ गए थे। उनका रूप इतना भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। उसकी चीख सुनते ही मैं तुरंत वहां पहुंचा और एक भैंसे जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर के सिर पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अरे मॉन्स्टर्स, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? इतने सालों बाद कोई लड़की इस जगह पर आई है और तुम लोगों ने उसे डराकर भगा दिया। यह सुनते ही सारे मॉन्स्टर्स तुरंत माफी मांगने लगे। उन्होंने बताया कि आज चांदनी रात थी, इसलिए वे सिर्फ चांद की रोशनी को अवशोषित करके अपनी ताकत बढ़ाने बाहर निकले थे। उनका किसी को डराने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे उनकी सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उसी समय उन पर $5000 का जुर्माना लगा दिया। फिलहाल सिर्फ तुम, भैंसा मॉन्स्टर, जुर्माना भरोगे। बाकी सब यहां से चले जाओ, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। शायद अब तुम सोच रहे हो कि आखिर यहां क्या चल रहा है, तो मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूं। कुछ साल पहले दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। अचानक मॉन्स्टर्स का अस्तित्व सच साबित हो गया और वे हर जगह तबाही मचाने लगे। उसी समय मॉन्स्टर टेमर्स भी सामने आए। उनका काम मॉन्स्टर्स को पकड़ना और खत्म करना था। पूरी दुनिया तेजी से विकसित हो रही थी और हर किसी को किसी न किसी तरह की विशेष शक्ति मिल रही थी। जहां तक मेरी बात है, मुझे एक सिस्टम मिला जिसने मुझे एक अनोखा मिशन दिया। मुझे मॉन्स्टर्स से भरी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को मैनेज करना था, उन्हें अपना रेजिडेंट बनाना था और उनसे टैक्स वसूलना था। जितना ज्यादा टैक्स मैं इकट्ठा करता, उतना ज्यादा पैसा सिस्टम में निवेश कर सकता था। बदले में सिस्टम खुद को अपग्रेड करता और मुझे और ताकतवर बनाता। और यही काम करते करते मैं एक मॉन्स्टर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का सिक्योरिटी गार्ड बन गया। एक दिन एक लेपर्ड मॉन्स्टर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। मॉन्स्टर सप्रेशन ब्यूरो उसके पीछे पड़ा हुआ था। भागते भागते उसकी नजर मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पर पड़ी। यहां येन एनर्जी बेहद घनी थी, इसलिए यह उसके लिए छिपने की सबसे बेहतरीन जगह थी। लेपर्ड मॉन्स्टर चुपके से अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर घुस गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, मेरा सिस्टम अलर्ट से भर गया। एक लेपर्ड मॉन्स्टर ने मेरी प्रॉपर्टी में घुसपैठ की थी और उसे तुरंत बाहर निकालना जरूरी था। किसी ने मेरी शांत रात खराब कर दी थी, इसलिए मेरा मूड पहले से ही खराब था। मैं बाहर निकला तो मॉन्स्टर सप्रेशन ब्यूरो के सदस्य भी वहां पहुंच चुके थे। उनमें एक जनरल और सफेद बालों वाली बेहद खूबसूरत महिला भी थी। जनरल अपने लोगों को अंदर भेजना चाहता था, लेकिन मैंने गेट बंद कर दिया और खुद बाहर आ गया। मेरी अनुमति के बिना इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कोई भी अंदर नहीं जाएगा। जनरल ने भौहें सिकोड़ लीं। एक खतरनाक बी रैंक लेपर्ड मॉन्स्टर तुम्हारी बिल्डिंग में घुस चुका है। वह अंदर मौजूद सभी लोगों को मार सकता है। क्या तुम सच में अपने रेजिडेंट्स को मरते हुए देखना चाहते हो? गेट खोलो। मैंने सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए, यह मेरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। उधर लेपर्ड मॉन्स्टर पहले ही बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुका था। वह छिपने की जगह ढूंढ रहा था और सोच रहा था कि किसी रेजिडेंट को मारकर उसका कमरा हथिया लेगा। जैसे ही उसने पहला दरवाजा खोला, उसने देखा कि एक आइस बेयर आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। लेपर्ड मॉन्स्टर के तो होश उड़ गए। वह भालू एक SSS रैंक मॉन्स्टर था। डर के मारे लेपर्ड मॉन्स्टर ने तुरंत दरवाजा बंद किया और वहां से भाग गया। वह दूसरी जगह पहुंचा और बेहतर किस्मत की उम्मीद में एक और दरवाजा खोल दिया, लेकिन इस बार उसके सामने एक SSS रैंक बुल डेमन था जो अपनी विशाल तलवार को तेज कर रहा था। डेमन ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मेरे घर में झांक क्यों रहा है? लेपर्ड मॉन्स्टर की तो जान ही निकल गई। उसके भागने से पहले ही दोनों मॉन्स्टर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। हमारी जगह में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने बेचारे लेपर्ड मॉन्स्टर की इतनी बुरी तरह पिटाई की कि वह मदद के लिए चीखने लगा। कोई मुझे बचाओ! उसकी चीखें पूरे इलाके में गूंजने लगीं। जनरल हैरान रह गया। यह तो लेपर्ड मॉन्स्टर की आवाज है, क्या यह हमसे मदद मांग रहा है? मैंने कंधे उचकाए। शायद इसकी पिटाई हो रही है। 1 मिनट रुकिए, मैं इसे लेकर आता हूं। मैं अंदर गया और थोड़ी देर बाद उस डरे हुए लेपर्ड मॉन्स्टर को घसीटते हुए वापस लौट आया। लो, इसे ले जाओ, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेपर्ड मॉन्स्टर रो रहा था और मॉन्स्टर सप्रेशन ब्यूरो से विनती कर रहा था कि उसे जितनी जल्दी हो सके यहां से ले जाया जाए। फिर मैंने कहा, इसने मेरी प्रॉपर्टी में घुसपैठ की है, इसके लिए $2000 का जुर्माना बनता है, तो भुगतान कौन करेगा? आखिर में जनरल जेंग को खुद जुर्माना भरना पड़ा। मैंने तुरंत वह पैसा अपने सिस्टम में जमा कर दिया। सिस्टम ने $2000 स्वीकार कर लिए और अब मेरा लेवल अप होने ही वाला था। मैं अपनी मुस्कान रोक ही नहीं पा रहा था, लेकिन सफेद बालों वाली महिला वहां से नहीं गई। वह उस रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में जानना चाहती थी जिसने एक बी रैंक मॉन्स्टर को इतना डरा दिया था। शायद अंदर कोई A रैंक टेमर था, या फिर उससे भी ज्यादा ताकतवर कोई हंटर। किसी भी हालत में वह उस व्यक्ति को अपने संगठन में भर्ती करना चाहती थी।
उसी समय जनरल ने बताया कि एस सिटी में रहने वाले एक टेमर ने जंगल के भीतर एक अजीब बीज लगाया था। वह बीज अब एक विशाल पौधे में बदल चुका था जो लगातार दुष्ट फूल पैदा कर रहा था। वे फूल मिलकर एक विशाल एस रैंक डेमन का रूप ले रहे थे। अगर उसे जल्दी नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती थी। इसीलिए हमें एक महान टेमर या किसी एलीट हंटर की जरूरत है, जनरल ने कहा। और मुझे लगता है कि वह व्यक्ति इसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर छिपा हुआ है। सफेद बालों वाली महिला तुरंत मेरे पास आ गई। सुनो हैंडसम, अगर तुम मुझे अंदर जाने दोगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। लेकिन मैं उसकी बातों में आने वाला नहीं था। मुझे भावनाओं से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो? इसके लिए $2000 का जुर्माना लगेगा और अंदर जाने की फीस प्रति व्यक्ति $2000 है। अगर अंदर जाना है तो पैसे दो। महिला अविश्वास से मुझे घूरने लगी। मैंने तुमसे इतनी प्यार से बात की और फिर भी तुम पैसे मांग रहे हो। तुम आखिर कितने कंजूस हो? मैं मुस्कुरा दिया। बिजनेस बिजनेस होता है और रिश्ते रिश्ते होते हैं, दोनों अलग चीजें हैं। वह गुस्से में दांत पीसने लगी, लेकिन आखिरकार उसने अपने साथी के साथ मिलकर $5000 मुझे दे दिए। अब तो काफी है ना? जरूरत से ज्यादा है। मैंने उन्हें अस्थायी पास पकड़ा दिए। जाओ, लेकिन सावधान रहना, यहां के रेजिडेंट्स थोड़े अलग हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। उन्होंने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया और अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर चले गए। जिस पहले रेजिडेंट के पास वे पहुंचे उसने दरवाजा खोला। वह एक एसएसएस रैंक फॉक्स डेमन था। महिला के साथ आया अधिकारी घबरा गया और तुरंत उस पर हमला कर दिया। फॉक्स डेमन गुस्से से आग बबूला हो गया। पहले मेरी शांति भंग करते हो और अब बिना अनुमति के मुझ पर हमला भी कर रहे हो। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोनों एजेंट अपनी जान बचाकर भागने लगे। बचने की कोशिश में उन्होंने एक और रेजिडेंट का दरवाजा खटखटाया। उम्मीद थी कि अंदर छिप जाएंगे, लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने एक एसएसएस रैंक बोअर डेमन दिखाई दिया। उसे देखते ही दोनों डर के मारे जम गए। अब वे पूरी तरह घिर चुके थे और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। गुस्से में उसने अपना मुंह खोला और आग की एक भयंकर धारा उनकी तरफ छोड़ दी। उधर डिप्टी डायरेक्टर ली को पूरी रिपोर्ट मिल चुकी थी और वह बेहद गुस्से में थे। जनरल ने उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। एक ए रैंक टेमर उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में छिपा हुआ है। हम उसे बाहर लाने के लिए एजेंट भेजे थे, लेकिन उसने हमारे लोगों पर हमला कर दिया। वे अब भी अस्पताल में भर्ती हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। डायरेक्टर ली ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। क्या मतलब कि हम कुछ नहीं कर सकते? फिर उन्होंने उस अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड के बारे में सुना। ठीक है, उस सिक्योरिटी गार्ड से मदद मांगते हैं। शायद वही उस टेमर को सहयोग करने के लिए मना सके। कुछ ही समय बाद डायरेक्टर ली और जनरल फिर से मेरे पास आ पहुंचे। मैंने लंबी सांस छोड़ी। सच में आप लोग फिर आ गए? आखिर क्यों बार बार मेरी शांति भंग करने चले आते हो? जनरल का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। जुबान संभाल कर बात करो, बड़ों से बात करने की तमीज रखो। ये डिप्टी डायरेक्टर ली हैं, मॉन्स्टर सप्रेशन ब्यूरो के बड़े अधिकारियों में से एक। तुम्हें अंदाजा भी है कि इनका कितना प्रभाव है? मैंने लापरवाही से हाथ हिलाया। हाँ हाँ, जो भी है, बस ये बताइए कि आप लोग यहां क्यों आए हैं? डिप्टी डायरेक्टर ली आगे बढ़े और बोले, बच्चे, हम चाहते हैं कि इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर रहने वाला टेमर हमारे साथ जुड़ जाए और ब्यूरो के लिए काम करे। सकुरा नेशन नाम की एक जगह पर एक टेमर ने जमीन में एक एस रैंक बीज बो दिया था। उसकी वजह से एक बेहद खतरनाक मॉन्स्टर जन्म लेने वाला है। अगर उसे जल्द नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। मैंने कंधे उचकाए। देखिए, आप जिस किसी को भी ढूंढ रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। दुनिया खत्म हो जाए उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, समझे? अगर अंदर जाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। डिप्टी ली ने गहरी सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी उम्र का लड़का इतना ज्यादा पैसों का लालची होगा। ठीक है, बताओ कितने पैसे चाहिए? $1 मिलियन। यह सुनकर जनरल का तो लगभग हार्ट अटैक ही आ गया। $1 मिलियन? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यह तो हमारे पूरे साल के बजट के बराबर है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डिप्टी ली मान गए। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं अभी $5 लाख देता हूं। मिशन पूरा होने के बाद बाकी के $5 लाख भी मिल जाएंगे। फिलहाल अंदर जाओ और उस टेमर को हमारी मदद करने के लिए मना लो। मैं आराम से अंदर चला गया, ऐसे टेमर से बात करने जो असल में था ही नहीं। कुछ देर बाद मैं फॉक्स डेमन के अपार्टमेंट में पहुंचा। वह आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। फॉक्स डेमन गुस्से से उछलकर खड़ा हो गया। कौन है? फिर उसने मुझे देखा। ओह, ब्रदर युआन, आप हैं? बिल्कुल। अब यह बताओ कि पिछले 3 महीनों से तुमने किराया क्यों नहीं दिया? फॉक्स डेमन तुरंत बहाने बनाने लगा। मुझे हाल ही में कोई काम नहीं मिला, इसलिए किराया नहीं दे पाया। मैंने हाथ बांध लिए। बहाने बंद करो।
तुम पहले से ही 3 महीने का किराया बकाया रखे हुए हो। ऊपर से मैंने यहां मेहमान भेजे थे और तुमने उन्हें इतना डरा दिया कि उनका ट्रॉमा हो गया। उसकी भरपाई भी तुम्हें करनी पड़ेगी। फॉक्स डेमन तुरंत घबरा गया। मैं उसे बाहर निकालने ही वाला था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। असल में तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? मैं तुम्हें पैसे कमाने का एक मौका देता हूं। बस किसी की मदद करनी होगी और बदले में अच्छी रकम मिल जाएगी। कुछ देर बाद मैं फॉक्स डेमन को अपने साथ लेकर बाहर आ गया। जैसे ही डिप्टी डायरेक्टर ली और उनके लोगों ने उसे देखा, उनके सारे अलार्म बजने लगे। एक बेहद खतरनाक असामान्य जीव का पता चल चुका था। सभी लोगों के शरीर कांपने लगे। फॉक्स डेमन एक ए रैंक बीस्ट डेमन था। उसे देखते ही उन्होंने अपने स्पिरिट बीस्ट्स को बुला लिया। एक भालू और एक भेड़िया तुरंत सामने आ गए और उन पर हमला करने का आदेश दिया गया। दोनों स्पिरिट बीस्ट्स ने शक्तिशाली हमले किए। फॉक्स डेमन ने आराम से अपना मुंह खोला और आग की एक धारा छोड़ी, जिसने दोनों हमलों को पल भर में नष्ट कर दिया। स्थिति बिगड़ने से पहले मैं उनके बीच आ गया। अरे शांत हो जाओ, यह दुश्मन नहीं है। तुम लोगों को ए रैंक टेमर चाहिए था। मेरे पास टेमर तो नहीं है, लेकिन यह ए रैंक मॉन्स्टर है। यह आराम से काम कर देगा। हाँ, इसकी फीस अलग से देनी होगी। इसे अस्थायी कर्मचारी समझ लो। डिप्टी डायरेक्टर ली का चेहरा डर से भर गया। इतना खतरनाक मॉन्स्टर तुम्हारे अपार्टमेंट में क्या कर रहा है? मैंने जवाब दिया, काम तो कर सकता है ना। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वे उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले मैंने उन्हें याद दिलाया, मिशन पूरा होने के बाद मेरे बाकी पैसे देना मत भूलना। डिप्टी ली मुस्कुराए। बिल्कुल, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उनकी मुस्कान मुझे काफी संदिग्ध लगी। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। इसके बाद दृश्य सकुरा नेशन में बदल गया। वह इलाका पूरी तरह बंजर भूमि बन चुका था, क्योंकि वह दुष्ट बीज एक विशाल पौधे में बदल गया था। फॉक्स डेमन ने समय बर्बाद किए बिना अपने मुंह से आग की लपटें छोड़ी और पूरे पौधे को जलाकर राख कर दिया। लेकिन तभी वह टेमर सामने आ गया जिसने यह बीज लगाया था। उसने तुरंत अपनी जुड़वां तलवारों से हमला कर दिया। फॉक्स डेमन ने अपनी फायर आइज क्षमता सक्रिय कर दी और एक विनाशकारी जवाबी हमला किया। दोनों तलवारें तुरंत टूट गईं। आग की लपटें आगे बढ़ती रहीं और टेमर को पूरी तरह जलाकर राख में बदल दिया। डिप्टी कमांडर उत्साह से ताली बजाने लगे। कमाल है, शानदार काम। फॉक्स डेमन ने सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब वह $1 मिलियन दो जो हमने तय किए थे। लेकिन डिप्टी डायरेक्टर ली ने तुरंत मना कर दिया। मैं किसी मॉन्स्टर को पैसे क्यों दूं? तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, यही तुम्हारी पेमेंट है। फॉक्स डेमन गुस्से से फट पड़ा और उसके शरीर से आग की भयंकर लहर निकलने लगी। वह हमला करने ही वाला था कि तभी डायरेक्टर सॉन्ग वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी बिजली की शक्तियों का इस्तेमाल करके तुरंत फॉक्स डेमन को दबा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां परेशानी खड़ी करने की? मैं तुम्हारे जैसे जीव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डायरेक्टर सॉन्ग ने फॉक्स डेमन को पैरों तले दबा दिया और तिरस्कार से बोले, तुम जैसे मॉन्स्टर को सील कर देना चाहिए। तुम्हारा अस्तित्व ही मानवता के लिए खतरा है। फॉक्स डेमन घबरा गया। पहले पैसे देने से मना कर दिया और अब मुझे सील करने की बात कर रहे हो? ठीक है, मैं अपने बड़े भाई को बुलाता हूं और शिकायत करूंगा। यह सुनकर सभी लोग हंस पड़े। तुम्हारा बड़ा भाई? आखिर वह है कौन? फॉक्स डेमन ने एक सीटी बजाई। कुछ ही पलों बाद मैं अपनी टूटी फूटी स्कूटर पर वहां पहुंच गया। रास्ते की हालत इतनी खराब थी कि मेरा मूड पहले से ही खराब था। जैसे ही डायरेक्टर सॉन्ग और डिप्टी डायरेक्टर ली ने मुझे देखा, वे स्तब्ध रह गए। ये इसका बड़ा भाई है? ये तो बस एक कमजोर सिक्योरिटी गार्ड है। फॉक्स डेमन, जिसका नाम ओल्ड लैंग था, तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और मेरा पैर पकड़ लिया। ब्रदर युआन, आपको मेरी मदद करनी होगी। इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। काम पूरा होने के बाद इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और ऊपर से मुझे सील करने की बात भी करने लगे। मैं हैरानी से पलकें झपकाने लगा। क्या? सच में? फिर मैं ब्यूरो के लोगों की तरफ मुड़ा। इसे तुरंत पैसे दो, नहीं तो मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। डायरेक्टर सॉन्ग हंसने लगे। उन्होंने न केवल पैसे देने से मना किया, बल्कि मेरा मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, $1 मिलियन मानसिक उत्पीड़न का, $1 मिलियन मेरी पुरानी पेमेंट का, यानी अब कुल $2 मिलियन बनते हैं। डायरेक्टर सॉन्ग का चेहरा काला पड़ गया। उनके शरीर से बिजली फूटने लगी और आसमान थंडर एनर्जी से भर गया। तुम जैसे बच्चे की इतनी हिम्मत, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूं। उन्होंने सीधे मेरी तरफ बिजली का हमला कर दिया। जवाब में मैंने अपनी स्कूटर सक्रिय कर दी। वह टूटी फूटी स्कूटर तुरंत एक घोस्ट राइडर हॉर्स में बदल गई। उसका रूपांतरण इतना शानदार था कि वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। एक स्कूटर घोस्ट हॉर्स में कैसे बदल सकती है? तभी ओल्ड सॉन्ग नाम के एक बुजुर्ग ने समझाया, बहुत समय पहले कुछ लोग हथियारों के अंदर मॉन्स्टर्स को सील करके उनका उपयोग करते थे।
लेकिन जैसे जैसे वह मॉन्स्टर ताकतवर होता जाता है, वह अंत में अपने मालिक को ही निगल जाता है। लड़के, एक दिन यही चीज तुम्हें भी खा जाएगी। उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह चीज हमें हरा सकती है? अगले ही पल उन्होंने ड्रैगन जैसी ठंडर शक्ति बुलाकर बिजली का एक विशाल गोला मेरी तरफ फेंक दिया। लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं था। घोस्ट राइडर हॉर्स पर सवार होकर मैं आसमान में उछला और आग की प्रचंड लपटें छोड़ दी। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं। टक्कर इतनी भयानक थी कि एक विशाल विस्फोट हुआ और आसपास मौजूद सभी लोग उसकी शॉकवेव से डर गए। इसके बाद मैंने फिर हमला किया। घोस्ट राइडर हॉर्स सीधे आगे बढ़ी और ओल्ड सॉन्ग को जोरदार टक्कर मार दी। वह दूर जाकर जा गिरा। फॉक्स डेमन खुशी से झूम उठा। उधर डिप्टी डायरेक्टर ली और जनरल सदमे में खड़े थे। इतना ताकतवर डायरेक्टर सॉन्ग हार कैसे सकता था? मैंने फॉक्स डेमन की तरफ देखा। फॉक्स, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। इन्होंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, इसलिए अब जो करना है करो। फॉक्स डेमन मुस्कुराया। फिर वह उन लोगों के पीछे दौड़ पड़ा। सभी अपनी जान बचाकर भागने लगे। फॉक्स डेमन उनका लगातार पीछा करता रहा और आखिरकार अपने असली दानवी रूप में बदल गया। उसके बाद शुरू हुई धुनाई। जो भी सामने आया वह उसे पीटता चला गया। यहां तक कि डायरेक्टर सॉन्ग और डिप्टी डायरेक्टर ली भी नहीं बचे। फॉक्स डेमन ने दोनों को बेरहमी से पीटा, जबकि वे दया की भीख मांग रहे थे। कृपया रुक जाओ, हमें मत मारो। लेकिन फॉक्स डेमन रुकने वाला नहीं था। आखिरकार डायरेक्टर सॉन्ग चिल्लाए, रुको, कृपया रुक जाओ, मैं पैसे देने को तैयार हूं। मैं मुस्कुराया। दुर्भाग्य से अब सिर्फ पैसे देने से काम नहीं चलेगा। मैंने अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाना शुरू किया। मानसिक नुकसान, यात्रा खर्च, यहां तक आने का पेट्रोल खर्च और वह $1 मिलियन जो पहले से बकाया था। मैंने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सब जोड़कर अब तुम लोगों पर $3 मिलियन का कर्ज बनता है। यह सुनकर डायरेक्टर सॉन्ग पूरी तरह हैरान रह गया। लेकिन आखिरकार उसके पास झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। ठीक है, मैं पैसे देने को तैयार हूं। जैसे ही मैंने यह सुना, मैं तुरंत आगे बढ़ा और फॉक्स डेमन को उन्हें पीटने से रोक दिया। अरे अरे, थोड़ा सम्मान दिखाओ, अब ये लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं। मैंने फुर्ती से सभी से पैसे इकट्ठे किए और उन्हें वहां से जाने दिया। फॉक्स डेमन का मूड भी पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसे न केवल अपनी पेमेंट मिल गई थी, बल्कि जिन्होंने उसके साथ धोखा किया था उनकी अच्छी धुनाई करने का मौका भी मिल गया था। उसके बाद मैं वापस अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स लौट आया और अपने सिस्टम को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। मैंने उसमें पूरे $4 मिलियन जमा कर दिए। जैसे ही मैंने ऐसा किया, सिस्टम ने मुझे सूचित किया कि अपग्रेड की सारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में पूरे $4 मिलियन खर्च हो जाने वाले थे। मेरे मन में एक साथ खुशी और दुख दोनों थे। खुशी इसलिए क्योंकि सिस्टम आखिरकार विकसित होने वाला था और मुझे नई शक्तियां मिलने वाली थीं। दुख इसीलिए क्योंकि मैं फिर से गरीब बनने वाला था। इतनी मेहनत से मैंने वह सारा पैसा इकट्ठा किया था और अब वह एक ही पल में गायब होने वाला था। फिर भी मैंने अपग्रेड जारी रखने का फैसला किया। जैसे ही अपग्रेड शुरू हुआ, पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स चमकदार रोशनी से जगमगा उठा। सिस्टम मानो टूटकर बिखर गया और फिर खुद को एक नए रूप में दोबारा बना लिया। मेरे सामने एक बिल्कुल नया सिस्टम प्रकट हुआ। इतना ही नहीं, मेरी रैंक भी तेजी से बढ़ गई और मैं एक क्वाड्रुपल एस रैंक व्यक्ति बन गया। यह अविश्वसनीय सुधार था। अब मैं अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहले से भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स को रख सकता था, जिसका मतलब था कि भविष्य में मैं और ज्यादा पैसा कमा सकता था। बस एक समस्या थी, मेरे पास अभी भी कोई स्थायी कमाई का जरिया नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। क्यों ना इन मॉन्स्टर्स की रोजमर्रा की जिंदगी की लाइव स्ट्रीम की जाए और उससे पैसे कमाए जाए। उधर मॉन्स्टर सप्रेशन ब्यूरो में डायरेक्टर सॉन्ग अभी भी गुस्से से जल रहा था। वह अपनी बेइज्जती भूल नहीं पा रहा था। एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड और एक ए रैंक बीस्ट डेमन ने उसे इतनी बुरी तरह शर्मिंदा कर दिया था कि वह रातों को सो भी नहीं पा रहा था। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। आखिरकार उसने बदला लेने का फैसला कर लिया। उसके अनुसार मेरी सबसे बड़ी ताकत वह स्कूटर थी जो डबल एस रैंक घोस्ट राइडर में बदल सकती थी। अगर वह स्कूटर उसके हाथ लग जाए तो मेरी सबसे बड़ी ताकत खत्म हो जाएगी और उसके बाद मुझे हराना बेहद आसान हो जाएगा। यही सोचकर उसने एक योजना बनाई। उसी रात डायरेक्टर सॉन्ग और जनरल जेंग मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर पहुंच गए। जनरल जेंग ने तुरंत महसूस किया कि यह जगह पहले से कहीं ज्यादा विकसित और शानदार लग रही थी, और वह गलत भी नहीं था। सिस्टम अपग्रेड के बाद पूरी प्रॉपर्टी में जबरदस्त सुधार आ चुका था। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ देख पाता, डायरेक्टर सॉन्ग ने उसके सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। बेवकूफ, हम यहां स्कूटर चुराने आए हैं, घूमने नहीं। जनरल जेंग ने सिर सहलाया। लेकिन यह जगह इतनी बड़ी है, हम एक स्कूटर कैसे ढूंढेंगे? डायरेक्टर सॉन्ग मुस्कुराया।
मेरे सर बीस्ट ने उस स्कूटर की गंध याद कर रखी है। वह हमें सीधे उसके पास ले जाएगा। जैसा उसने कहा था, सर बीस्ट ने जल्दी ही स्कूटर की गंध पकड़ ली। उसके पीछे चलते हुए दोनों लोग स्कूटर तक पहुंच गए। वे उसे चुराने ही वाले थे कि तभी आसपास कई शक्तिशाली मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगे। ओल्ड लैंग भी उनमें मौजूद था, साथ ही कई डबल एस रैंक बीस्ट्स भी थे। रात हो चुकी थी और ये सारे मॉन्स्टर्स एक बेहद अजीब वजह से इकट्ठा हुए थे, सफाई करने के लिए। लगता था कि उन्होंने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के आसपास काफी गंदगी फैला दी थी और अब मेरे पता लगाने से पहले सब कुछ साफ करना चाहते थे। एक गॉब्लिन मॉन्स्टर जोर से चिल्लाया, जल्दी सफाई करो। अगर मिस्टर युआन को पता चल गया कि हमने यहां गंदगी छोड़ रखी है तो हम सबकी खैर नहीं। ओल्ड ब्रूलैंग का मूड पहले से ही खराब था। वह झाड़ियों से सूखे पत्ते इकट्ठा करने में व्यस्त था। दुर्भाग्य से डायरेक्टर सॉन्ग और जनरल जेंग उन्हीं झाड़ियों में छिपे हुए थे। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। खुशकिस्मती से ओल्ड लैंग ने अपना काम पूरा किया और दूसरी बिल्डिंग की तरफ सफाई करने चला गया। तब जाकर दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके सामने जो दृश्य था उसने दोनों को स्तब्ध कर दिया। जहां तक नजर जा रही थी वहां डबल एस रैंक मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे थे, सैकड़ों, शायद उससे भी ज्यादा। जनरल जेंग अविश्वास से बोला, क्या यह किसी मॉन्स्टर का घोंसला है? यहां इतने मॉन्स्टर्स हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता। डायरेक्टर सॉन्ग ने फिर उसके सिर पर मुक्का मार दिया। हम यहां मॉन्स्टर्स गिनने नहीं आए हैं, स्कूटर चुराने आए हैं। आखिरकार दोनों को अपना असली मिशन याद आया। वे धीरे धीरे स्कूटर के पास पहुंचे, उसे उठाया और बिना किसी की नजर में आए वहां से निकल गए। चोरी पूरी तरह सफल रही। अगली सुबह मैं अपनी चाबी लेकर सुपरमार्केट जाने की तैयारी कर रहा था। आज का दिन शानदार होने वाला था, खासकर इसीलिए क्योंकि मैं अपनी स्कूटर चलाने के लिए बेहद उत्साहित था। लेकिन जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा जहां हमेशा अपनी स्कूटर पार्क करता था, मैं अचानक रुक गया। स्कूटर गायब थी। कुछ क्षणों तक मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मैं गुस्से से दहाड़ उठा, कौन सा बेवकूफ मेरी स्कूटर चुरा कर ले गया? 3 दिन बीत चुके थे। पूरे 3 दिनों तक लगातार जांच करने के बावजूद जनरल जेंग उस स्कूटर के अंदर किसी भी मॉन्स्टर या आत्मा का कोई निशान नहीं ढूंढ पाए। जब डायरेक्टर सॉन्ग ने रिपोर्ट पढ़ी तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। लगता है उस लड़के को हमारी योजना का पता चल गया था। उसने हमारे लिए नकली स्कूटर छोड़ दी थी। जनरल जेंग ने उसे शांत करने की कोशिश की। क्यों ना हम इस मिशन को यहीं खत्म कर दें और सब कुछ भूल जाएं? लेकिन सॉन्ग ने तुरंत उसके सिर पर मुक्का जड़ दिया। भूल जाएं? उस अपार्टमेंट में मॉन्स्टर्स की पूरी बस्ती रहती है। वह जगह किसी मॉन्स्टर नेस्ट से कम नहीं है। हमें उसे पूरी तरह नष्ट करना होगा। यह कहते हुए डायरेक्टर सॉन्ग ने अपने मास्टर युआन सेन से संपर्क किया और उन्हें पूरी बात बताई। वहां एक ऐसा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जहां डबल एस रैंक मॉन्स्टर्स रहते हैं। आप तो पहले से ही अपनी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू के लिए शक्तिशाली मॉन्स्टर एनर्जी की तलाश कर रहे थे। अगर आप उन्हें हरा दें तो आपकी ताकत निश्चित रूप से अगले स्तर पर पहुंच जाएगी। मास्टर युआन सेन हंस पड़े। चिंता मत करो, इस मामले को मैं खुद संभालूंगा। सॉन्गिंग ने जल्दी से चेतावनी दी, लेकिन वहां एक युवा लड़का भी है जिसके पास डबल एस रैंक का मॉन्स्टर वेपन है। वह उसे इस्तेमाल करके अपनी असली ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। हमें सबसे पहले उसी से निपटना होगा। मास्टर सेन शांत स्वर में बोले, इस दुनिया में केवल 10 डेमोनिक घोस्ट किंग ऐसे हैं जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। उनमें से एक है ग्रेफील्ड एम्परर, एक डबल एस रैंक मॉन्स्टर। वह लालची है, घमंडी है और उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। सामने वाला मॉन्स्टर हो या एस रैंक टेमर, अगर उसे पर्याप्त पैसा मिल जाए तो वह कोई भी काम कर देता है। थोड़ा रुककर उन्होंने आगे कहा, अगर हमें उसे काम पर रखना है तो $10 मिलियन तैयार रखो। मेरी अपनी ताकत भी डबल एस रैंक स्तर पर है। मैं और ग्रेफील्ड एम्परर मिलकर उस लड़के को आसानी से कुचल सकते हैं। उधर डायरेक्टर सॉन्ग पहले से ही मेरी हर हड्डी तोड़ने के सपने देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ मैं अपने ऑफिस में आराम से बैठा टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक एक कॉल आ गई। कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रेफील्ड एम्परर था। ब्रदर युआन, मैं एक काम के सिलसिले में एस सिटी आ रहा हूं, वहां पहुंचकर आपके अपार्टमेंट में जरूर आऊंगा। मैं तुरंत चिल्लाया, तुमने 3 महीने से किराया नहीं दिया है और पिछली बार जब यहां से गए थे तो आधा अपार्टमेंट जला दिया था। तुम्हारे ऊपर अभी भी जुर्माना बाकी है। ग्रेफील्ड एम्परर जोर से हंस पड़ा। आराम से, इस बार इरा जो काम मिला है उसकी पेमेंट बहुत बड़ी है। मैं सारे कर्ज चुका दूंगा। सच कहूं तो मैं जल्द ही वहां पहुंचने वाला हूं। विडंबना यह थी कि जिस काम के लिए वह आ रहा था वही मुझे मारने का मिशन था। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं तो अपने ऑफिस में बैठा खुश हो रहा था कि आखिरकार ग्रेफील्ड एम्परर से मोटी रकम वसूलने का मौका मिलने वाला है। उसके पैसे मिलते ही मैं अपना सिस्टम फिर से अपग्रेड कर सकता था। लेकिन उससे पहले ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर कई सैन्य वाहन आकर रुक गए। डायरेक्टर सॉन्ग और जनरल जेंग उनमें से बाहर निकले।
जैसे ही वे दिखाई दिए उन्होंने तुरंत मास्टर युआन सेन को संकेत दिया। मास्टर सेन सीधे आसमान में उड़ गए और अपने अनुयायियों को आदेश दे दिया। उनके सभी शिष्यों ने पूरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को चारों तरफ से घेर लिया और एक विशाल ट्रैपिंग एरिया सक्रिय कर दी। क्षण भर में पूरे इलाके के चारों ओर एक विशाल लाल डोमेन बन गया। उसके अंदर सब कुछ सील हो गया। अब न कोई अंदर आ सकता था और न बाहर जा सकता था। यह देखकर मैं चिढ़ते हुए बाहर निकल आया। तुम लोग फिर आ गए? आखिर बार बार यहां आकर मुझे परेशान क्यों करते हो? और मेरे इलाके में यह सब क्या कर रहे हो? अगर मेरे रेजिडेंट्स परेशान होकर यहां से चले गए तो उसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। आसमान में तैरते हुए मास्टर सेन ने मुझे देखा और आश्चर्य से भौहें उठा ली। यही वह इंसान है जिससे तुम लोग डर रहे थे? इसके शरीर में तो जरा सी भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। फिर उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई। और वह डबल एस रैंक हथियार? मुझे नहीं लगता कि यह उसे एक बार से ज्यादा इस्तेमाल भी कर सकता है। मैं तुरंत जवाब देने वाला था, लेकिन जनरल जेंग ने बीच में बात काट दी। लड़के, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और फिर भी तुम अकड़ दिखा रहे हो। वह डबल एस रैंक वुल्फ डेमन हमें सौंप दो और हमारे $5 मिलियन भी वापस कर दो। अगर सहयोग करोगे तो शायद हम तुम्हारी जान बख्श दें। मैं हंस पड़ा। तुम्हें लगता है मैं इतना कमजोर हूं? फिर मैंने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की तरफ इशारा किया। मैं तो छोड़ो, मेरे रेजिडेंट्स भी कमजोर नहीं हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो मैं नहीं जानता कि वे क्या कर बैठेंगे। मास्टर सेन के एक शिष्य ने उपहास उड़ाते हुए कहा, हमें पता है कि तुम्हारे अपार्टमेंट में एक डबल एस रैंक वुल्फ रहता है, लेकिन वह हमारे मास्टर का क्या बिगाड़ लेगा? पूरा इलाका 5 ट्रैपिंग एरिया से सील है और हमारे मास्टर खुद एक डबल एस रैंक टेमर है। मैंने सिर हिलाया। लगता है तुम लोगों को एक बड़ी गलतफहमी है। वे सभी भौहें सिकोड़कर बोले, गलतफहमी? मैं मुस्कुराया। तुम्हें लगता है कि यहां सिर्फ एक डबल एस रैंक मॉन्स्टर रहता है? इतना कहकर मैंने अपने सभी रेजिडेंट्स को आवाज लगाई। अगले ही पल पूरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की सारी लाइटें एक साथ जल उठी। एक के बाद एक डबल एस रैंक और ट्रिपल एस रैंक मॉन्स्टर्स इमारतों से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे दिखाई दिए उन्होंने अपनी ऊर्जा मुक्त कर दी। अनगिनत ऊर्जा किरणें आसमान की ओर उठी और सीधे लाल डोमेन से टकरा गईं। क्रैक! पूरा बैरियर एक ही पल में टूट गया। जो कल्टीवेटर्स फॉर्मेशन को संभाल रहे थे उन्हें भयंकर प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी और वे खून की उल्टियां करने लगे। यहां तक कि मास्टर सेन भी स्तब्ध रह गए। पहली बार उनकी आंखों में डर दिखाई दिया, लेकिन फिर भी वह ग्रेवफील्ड एम्परर के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि जैसे ही एम्परर पहुंचेगा भी उसे का जीत उनकी होगी। इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। लड़ाई करने की बजाय उन्होंने समय बिताना शुरू कर दिया। मैं अपने मॉन्स्टर्स को हमला करने का आदेश देने ही वाला था कि तभी मास्टर सेन ने अचानक सिर झुका दिया। ब्रदर युआन, शायद हम एक दूसरे को गलत समझ बैठे हैं। बताइए, हमारी गलती की भरपाई कैसे की जा सकती है? आप जितनी रकम मांगेंगे हम देने को तैयार हैं। यह सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने तुरंत नुकसान का हिसाब लगाना शुरू किया। तुम लोगों ने मेरे अपार्टमेंट की शांति भंग की, मेरे रेजिडेंट्स को डरा दिया और पूरा माहौल खराब कर दिया। इसके लिए तुम्हें $10 मिलियन देने होंगे। मास्टर सेन अंदर ही अंदर गुस्से से फट पड़े। फिर भी उन्होंने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। ठीक है, हम भुगतान करेंगे। फिर उन्होंने पूछा, आप पैसे कैसे लेना चाहेंगे? बैंक ट्रांसफर, क्रिप्टो करेंसी? मैंने तुरंत सिर हिला दिया। नकद चाहिए, सिर्फ कैश। यह सुनकर मास्टर सेन और भी ज्यादा घबरा गए। अब उनके पास बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा विषय नहीं बचे थे। सौभाग्य से उसी समय उनकी मदद पहुंच गई। आसमान से एक बेहद शक्तिशाली आभा नीचे उतरी। ग्रेवफील्ड एम्परर आखिरकार वहां पहुंच चुका था और उसका असली रूप एक विशाल फीनिक्स बीस्ट का था। जैसे ही मास्टर सेन ने ग्रेवफील्ड एम्परर को आते देखा, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने बिना समय गंवाए मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाकर कहा, फीनिक्स, इसे मार डालो और इस अपार्टमेंट के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सबको भी खत्म कर दो। फीनिक्स बीस्ट एक ट्रिपल एस रैंक मॉन्स्टर था, इसलिए सभी को उम्मीद थी कि वह तुरंत हमला कर देगा। लेकिन फीनिक्स उल्टा हैरान होकर बोला, आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे अपार्टमेंट को तबाह कर दूं और यहां रहने वाले सभी मॉन्स्टर्स को मार दूं? इसमें यह लड़का भी शामिल है? कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही फीनिक्स ने मास्टर सेन के मुंह पर जोरदार मुक्का मार दिया। पूरा मैदान शांत हो गया। मास्टर सेन लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। तुमने मुझे क्यों मारा? फीनिक्स ने नाक से फुंकार छोड़ी। क्योंकि यह अपार्टमेंट मेरा घर है। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया, और ये मेरे बड़े भाई हैं। इतना कहकर फीनिक्स सम्मान के साथ मेरे पास आया। मैंने उसे घूरते हुए पूछा, तुम्हें तो मुझे मारने के लिए किराए पर रखा गया था ना? फीनिक्स ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये लोग मुझे आपको मारने के लिए पैसे दे रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इसीलिए काम लिया था ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और अपना बकाया किराया चुका सकूं। फिर उसने मास्टर सेन और बाकी लोगों की तरफ देखा।
लेकिन अब तुम लोगों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। यह सुनते ही डायरेक्टर सॉन का चेहरा सफेद पड़ गया और वह तुरंत भागने लगा। दुर्भाग्य से फीनिक्स ने उसे देख लिया। उसने अपनी फायर क्लॉक क्षमता सक्रिय की। आग से बना एक विशाल पंजा हवा में उड़ा और डायरेक्टर सॉन के कॉलर को पकड़कर उसे वापस घसीट लाया। अगले ही पल फीनिक्स ने उसकी धुनाई शुरू कर दी। तुमने मुझे मेरे ही बड़े भाई को मारने के लिए किराए पर रखा था? डायरेक्टर सॉन्ग लगातार मुक्के खाते हुए चीख रहा था। उधर मास्टर सेन किसी तरह खड़ा हुआ। अपमान और गुस्से से उसका दिमाग खराब हो चुका था। उसने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। अगले ही पल उसने यिन घोस्ट डिवोरिंग स्क्रॉल को सक्रिय कर दिया। यह ट्रिपल एक्स रैंक का खतरनाक हथियार था, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत बड़ी थी। इसे इस्तेमाल करने पर उसकी पूरी जीवन शक्ति खत्म हो जाती। फिर भी उसने इसे सक्रिय कर दिया। चारों तरफ काली ऊर्जा फैल गई। आसमान काले धुएं और दुष्ट आभा से भर गया। धरती फटने लगी। जमीन और आसमान से अनगिनत मॉन्स्टर्स निकलने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके को एक विशाल मॉन्स्टर सेना ने घेर लिया। मास्टर सेन ने हमारी तरफ उंगली उठाई। हमला करो। मैं खुद लड़ने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि फीनिक्स मेरे सामने आ गया। बड़े भाई, यह मुझे संभालने दीजिए। अगले ही पल उसने फायर फीनिक्स फोर्स को बुला लिया। आग का एक विशाल समुद्र आगे की तरफ उमड़ पड़ा। जैसे ही मॉन्स्टर सेना उस आग के संपर्क में आई, वे सभी तुरंत राख बन गए। आग वहीं नहीं रुकी, वह सीधे मास्टर सेन तक पहुंच गई। मास्टर सेन दर्द से चीखता हुआ आसमान से नीचे गिरा और जमीन पर जा टकराया। फीनिक्स उसके पास उतरा और उसके सीने पर पैर रख दिया। मास्टर सेन तुरंत दया की भीख मांगने लगा। कृपया मुझे छोड़ दो। मैंने हाथ बांध लिए। नहीं, इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। रुको। फीनिक्स मेरी तरफ देखने लगा। क्या हुआ बड़े भाई? हम इसे नहीं मारेंगे। फीनिक्स की आंखें फैल गईं। आप बहुत दयालु हैं। मैंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, बिल्कुल, मैं बहुत उदार इंसान हूं। फीनिक्स ने सिर हिलाया। सही कहा, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। मास्टर सेन के चेहरे पर आधे सेकंड के लिए राहत आ गई। फिर फीनिक्स ने आगे कहा, तुम्हें बस हमारी फीस चुकानी होगी। राहत तुरंत गायब हो गई। फीनिक्स उंगलियां गिनने लगा। मैं यहां काम करने आया था, इसलिए बड़े भाई युआन के $10 मिलियन। उसने दूसरी उंगली उठाई। तुमने उन्हें मानसिक तनाव दिया, उसके $10 मिलियन और। फिर तीसरी उंगली उठाई। तुमने यहां के रेजिडेंट्स को परेशान किया और माहौल खराब किया, उसके भी $10 मिलियन। फीनिक्स मुस्कुराया। कुल मिलाकर $20 मिलियन। मास्टर सेन लगभग बेहोश हो गया। फीनिक्स, हमने तुम्हें हमारी मदद करने के लिए बुलाया था। तुम उल्टा हमें पीट रहे हो और हमसे ही पैसे मांग रहे हो। यह कौन सा नियम है? फीनिक्स ने अपने पैर का दबाव और बढ़ा दिया। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम पैसे नहीं दोगे? यह सुनते ही सभी लोग घबरा गए। नहीं नहीं, हम देंगे, हम पैसे देंगे। कुछ देर बाद पूरा पैसा मेरे खाते में पहुंच गया। मैं संतुष्ट होकर मुस्कुराया और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जाने से पहले मैंने आखिरी चेतावनी दी। अगर दोबारा यहां आकर परेशानी पैदा की तो अगली बार बिल इससे कई गुना ज्यादा होगा। यह सुनते ही सभी लोग जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग गए। उनके जाने के बाद फीनिक्स मेरे पास आया और अपने कमाए हुए $10 मिलियन मुझे दे दिए। बड़े भाई, इससे मेरा सारा बकाया किराया चुक जाएगा। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, तुम यहां रह सकते हो। फीनिक्स की आंखें चमक उठीं। सच में? एक दिन के लिए? फीनिक्स जोर से हंस पड़ा। एक दिन ही काफी है। यहां की यिन एनर्जी बेहद घनी है। सिर्फ एक दिन की कल्टीवेशन से मेरी ताकत काफी बढ़ जाएगी। इतना कहकर वह खुशी खुशी अपार्टमेंट के अंदर चला गया। अब मेरे पास कुल $20 मिलियन थे। तभी सिस्टम की एक नई सूचना सामने आई। अपग्रेड की सारी शर्तें पूरी हो चुकी थीं। मैंने बिना देर किए सिस्टम को फिर से अपग्रेड कर दिया। जैसे ही अपग्रेड शुरू हुआ, पूरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से दानवी ऊर्जा की एक विशाल लहर फूट पड़ी। पूरा इलाका कांप उठा। कुछ ही पलों बाद सिस्टम की आवाज सुनाई दी। अपग्रेड पूरा हुआ। होस्ट की रैंक क्वाड्रपल एस रैंक से भी ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। हैरानी की बात यह थी कि मुझे खुद में ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ। मेरी ताकत पहले जैसी ही लग रही थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि पूरी दुनिया बदल चुकी थी। अब तक ट्रिपल एस रैंक को ही शक्ति की अंतिम सीमा माना जाता था। किसी ने भी कभी उसे पार नहीं किया था। लेकिन अब दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा बदलने लगी थी। एक बिल्कुल नया स्तर जन्म ले चुका था। अब शक्तिशाली मॉन्स्टर्स और दानवी जीव ट्रिपल एस रैंक से आगे बढ़कर एक नई दुनिया में प्रवेश कर सकते थे। अपार्टमेंट के सभी रेजिडेंट्स इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। भालू, भेड़िए, डेमन्स और बाकी सभी मॉन्स्टर्स दुनिया की ऊर्जा में आए परिवर्तन को साफ महसूस कर सकते थे। खासकर बेयर डेमन को पूरा यकीन था कि यह सब ब्रदर युआन की वजह से हुआ है और इस बदलाव का दुनिया के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा।
यह कहानी अगले एपिसोड में पता चलेगी। आगे क्या होगा यह जानने के लिए सीरीज को जरूर फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।